हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सुनो जरा ध्यान से बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम गॉस स्टेटमेंट बताने वाले हैं। तो पहले आप गॉस स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझो। इस गॉस स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम टोटल इसी पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम आपको तभी समझ आएगा जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम हो। ठीक है, नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, तभी ठीक रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है। क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। पहले डेफिनेशन देखो। इट इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है ना, इट इज स्केलर क्वांटिटी। SI सिस्टम में इसकी यूनिट वोल्ट मीटर होती है और CGS यूनिट स्टड वोल्ट सेंटीमीटर। It is number of electric lines of force passing normally through any area. It is the total number of lines of force। बच्चों इस डेफिनेशन को तैयार करो। It is the total number of electric lines of force passing normally through any area। किसी प्लेन के, कोई भी प्लेन है, जैसे ये कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। जैसे ये कोई प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है बच्चों। जैसे इस प्लेन का एरिया A है, इस प्लेन का एरिया A है, तो इस प्लेन से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। किसी प्लेन से, प्लेन के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। ये नोट कर लो आप इसे, फिर से इस पॉइंट को अंडरलाइन करो। इट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। किसी प्लेन से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इसकी यूनिट होती है बच्चों SI सिस्टम में, या SI सिस्टम को MKSA सिस्टम भी कहा जाता है बच्चों। SI सिस्टम को हम MKSA सिस्टम बोलते हैं। SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट मीटर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। A एरिया से, इस प्लेन का एरिया मान लो A है, A एरिया है, तो किसी प्लेन से होकर नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इसका फॉर्मूला है फ्लक्स फाई बराबर E इंटू A। इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की SI सिस्टम में यूनिट हो गई वोल्ट इंटू मीटर। E यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, और इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक इंडक्शन और इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि E बराबर क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहा जाता है। ये E को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक इंडक्शन बोलिए इसे, या इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। और A एरिया ऑफ प्लेन है। A किसी प्लेन का एरिया है।
कोई प्लेन है उसका एरिया है ये, ठीक है। इफ ई इज मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, बहुत काम की चीज लिखी है बच्चे ये। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इफ ई मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, किसी प्लेन के एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने क्या बोली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। जैसे ये कोई प्लेन है, मैं इस जगह पर बना देता हूं अलग से, यहां पर जैसे ये कोई प्लेन है और इस प्लेन के एरिया की, किसी भी प्लेन का एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, और प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होती है, हमेशा याद रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर दो दो, इसके ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा होगा, ई साइन थीटा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल है और ये वाली फील्ड लाइंस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, किसी प्लेन के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी प्लेन में होकर के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, थीटा एंगल पर ई है, तो इस प्लेन के नॉर्मली इस ई का ये कंपोनेंट है, तो इसका इस प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स होगा ई कॉस थीटा इंटू ए, ई कॉस थीटा इंटू ए। तो ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। शर्त ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बनाए, और किसी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली होती है बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है ये। अगर किसी प्लेन से एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन से इस प्लेन से एंगल ये दिया होता, तो इस ई का फिर ये कंपोनेंट कॉस होता, ये साइन होता, तो उस केस में फिर हम ये वाला फील्ड लेते, क्योंकि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी प्लेन से प्लेन के नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को कहा जाता है। फिर से समझो इस बात को बच्चों, फिर से समझिए इस बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को, बार बार बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। कोई प्लेन है ये वाला, और किसी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ होती है बच्चों, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, ऐसे प्लेन के नॉर्मली। तो ये तो प्लेन हो गया, ये तो एक तरह से ये प्लेन हुआ ना, प्लेन की डायरेक्शन तो ऐसे हो गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये किसकी डायरेक्शन है, ये प्लेन है, और प्लेन के एरिया वेक्टर की एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली हमेशा होती है। किसी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ होती है, ये बात रट लो, ये बात याद कर लो। इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन से नॉर्मली पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइंस ऑफ फोर्स ई है, तो एरिया से कितनी होंगी, ई इंटू ए, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया, और फ्लक्स की यूनिट होती है वोल्ट इंटू मीटर इन एसआई सिस्टम।
अगर किसी प्लेन का एरिया वेक्टर, ये देखो जरा प्लेन ये रहा, एरिया वेक्टर प्लेन का हमेशा प्लेन के नॉर्मली होता है आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड E मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा दिया है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे ऐसे इस तरह से, क्लियर होगी बात। नॉर्मल से इससे कितना एंगल है, ये थीटा है, इससे कितना एंगल है, थीटा है, इससे कितना एंगल है, ये थीटा है, इससे कितना एंगल है, ये थीटा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड E का ये कंपोनेंट कितना हो, E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा, E cos थीटा। तो इस प्लेन के नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस कौन सी है, E cos थीटा है। तो इस प्लेन से टोटल पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, E cos थीटा और इनटू एरिया। किसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एरिया में से जितनी पास हो रही है, टोटल फ्लक्स कहलाता है। ये क्लियर है बात, ये बात मैंने यहां लिख दी है। इफ E इज मेक्स एन एंगल थीटा विद एरिया वेक्टर, और किसी प्लेन के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो इस प्लेन से नॉर्मली पास होने वाली फील्ड लाइंस कौन सी होंगी, क्योंकि इस E का ये कंपोनेंट E cos थीटा होगा, इस E का ये वाला कंपोनेंट E cos थीटा होगा। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, फ्लक्स फाई बराबर E डॉट ए। इसको मैंने बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, E डॉट लिखा है यहां पर, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, E डॉट ए बराबर होता है E a cos थीटा, इट्स SI यूनिट इज वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है ना। किसी भी प्लेन का जो एरिया है राजा बेटा, प्लेन का एरिया प्लेन के नॉर्मली होता है। एरिया ऑफ प्लेन इज वेक्टर क्वांटिटी, सो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए इज ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेन आउटवर्ड। एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली होगी, प्लेन के आउटवर्ड होगी। जैसे हमने कहा, समझिए मेरी बात को, जैसे ये कोई प्लेन है बच्चों, और ये कोई प्लेन है ये वाला, तो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी। इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी। ऐसे ये भी तो प्लेन है, प्लेन है, और ये भी तो प्लेन है। तो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड ऐसे होगी। ठीक है ना। ये भी तो प्लेन कह सकता हूं मैं इसको। तो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन इस प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ, इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ, इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ। क्लियर है। तो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन, किसी भी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी। जैसे हमने कहा आपसे, ये कोई सरफेस है, तो इस प्लेन के एरिया की, इस वाले प्लेन का एरिया तो निकाल लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ, ऐसे 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 ऐसे। तो उसको तो हम इस तरह से दिखाएंगे इस बात। अरे इस वाली डायरेक्शन को, एरिया की डायरेक्शन को जो बाहर की तरफ है, इस प्लेन से तो ऐसे ही दिखाएंगे ना। क्लियर है ना बात। जैसे फिर से समझो, जैसे हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ है। इस सरफेस पर जो नॉर्मल है वो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन होती है। ये बात हमेशा के लिए समझ लो। एरिया ऑफ प्लेन इज वेक्टर क्वांटिटी, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए इज ऑलवेज नॉर्मल टू प्लेन फॉर ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज। बहुत काम की चीज लिखी है बच्चों, फॉर ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज। इस शब्द को आप एक बार नहीं 10 बार सुनो, काम की चीज लिखी है बच्चों। ये फॉर ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, then total flux
लिंक्ड थ्रू द सरफेस विल बी जीरो। कोई भी क्लोज्ड बॉडी है, ध्यान से सुनना, जैसे कोई क्लोज्ड बॉडी है, कोई स्फेरिकल बॉडी मान लो मैं, और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके भीतर कोई चार्ज नहीं है, और ये बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और नॉन यूनिफॉर्म हो, तो इस बॉडी से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा। टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस सरफेस मस्ट बी जीरो। शर्त यह है कि इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे यही बॉडी है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो। देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पर सेपरेशन बदल गई ना। लेकिन इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज ना हो तो इस बॉडी से होकर के टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो होगा। बॉडी किसी भी शेप की हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ये कैसा वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल, और इसके अंदर कोई चार्ज ना हो। इफ ए बॉडी क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, टोटल फ्लक्स इसमें से जीरो होगा। शर्त यह है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे रेगुलर सरफेस है, शर्त यह है रेगुलर सरफेस होनी चाहिए। इसके अंदर कोई चार्ज ना हो। फॉर ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी जीरो। ये बात हमने यहां लिख दी है। फॉर ए क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी जीरो। जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर बॉडी के अंदर कोई चार्ज ना हो, इस बॉडी से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा। जैसे ये सिलिंड्रिकल वेसल है और इसके अंदर कोई चार्ज बंद ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये सिलिंड्रिकल वेसल, क्लोज्ड बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी जीरो। क्लियर हो गई होगी बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने अभी अभी पढ़ा, क्या बेटा, बस सिंपल सी बात, E डॉट ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। यहां पर थीटा क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। ये रिलेशन वोल्ट इनटू मीटर इसकी यूनिट है। ये फॉर्मूला तब लगेगा कब, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E एरिया वेक्टर से एंगल थीटा बना रहा हो, तब इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, इतना होगा। इफ थीटा इज जीरो, अगर ये थीटा जीरो होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना होकर के ऐसे होगा, ऐसे। इफ थीटा इज जीरो दैट इज ई इज नॉर्मल टू प्लेन, ई इस प्लेन के नॉर्मली है और ई इज अलोंग द एरिया वेक्टर, थीटा तभी तो जीरो होगा। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, देख लो ठीक से, ये तो सरफेस है और सरफेस, जैसे ये सरफेस मेरा हाथ सरफेस मान लो इसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तब इस प्लेन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, प्लस ई ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी प्लेन के नॉर्मली बाहर की तरफ है, आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव।
प्लस लेते हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होगी। आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, ऐसे एरो देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस होता है। और इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत होशियारी से और ध्यान से सुनना बच्चों, नहीं तो फिर से मैं बोल रहा हूं, गॉस थ्योरम आपको समझ नहीं आएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 है, दैट इज ई इज पैरेलल टू प्लेन, ये कोई सरफेस है, ये वाला कोई सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल है। जैसे ये कोई प्लेन मान लो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के पैरेलल ले लें हम ऐसे, तो थीटा कितना हो गया 90। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये और एरिया वेक्टर ये, तो एंगल तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल है, प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया यहां पर 90 हो गया। कोई भी सरफेस है, जैसे ये, जैसे यही सरफेस ले लें आप, प्लेन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है इस प्लेन के पैरेलल, तो इस प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90। क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं तब फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो थीटा यहां पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा 90 हो गया। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है राजा बेटा, मेरे बच्चे, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के पैरेलल हो तो उस सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। ये बात अच्छे से समझ लो। इफ थीटा इक्वल टू 180, थीटा 180 है, थीटा 180 कैसे होगा बच्चों, जैसे ये प्लेन है, ये रहा प्लेन, जरा गौर से देखो। और मैंने बताया था किसी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होगी, तो इस प्लेन के एरिया की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो नीचे है और एरिया वेक्टर ये ऊपर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया, ठीक है ना। दैट इज ई इज इनवर्ड टू प्लेन, इनवर्ड टू प्लेन, ई इज इनवर्ड टू प्लेन, प्लेन की तरफ है, प्लेन की ओर आ रहा है। तो थीटा कितना हो गया, 180 हो गया। और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो फ्लक्स हो गया -EA, फ्लक्स फाई बराबर -EA। दैट इज आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। इनवर्ड फ्लक्स है तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर की तरफ है तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ये बात फिर से मैंने एक बार नोट कर दी है बच्चों। फॉर ए क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। फॉर ए क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, जैसे क्लोज बॉडी है ये, इसके अंदर कोई चार्ज बंद नहीं है। फॉर ए क्लोज बॉडी नॉट इनक्लोजिंग एनी चार्ज, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो इस वाले प्लेन से, इस वाले सरफेस से बाहर का फ्लक्स, ये वाला इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, इस वाले फ्लक्स प्लेन से इस वाले सरफेस से, तो प्लस EA। और इस वाले सरफेस पे प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, -EA। तो इस वाले सरफेस में होकर के टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, ये वाला फ्लक्स प्लस ये वाला फ्लक्स, तो कितना हो गया 0। आउटवर्ड फ्लक्स जो लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, तो इसको लेते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। और अगर इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, एरो का साइन देखो, इनवर्ड है तो फ्लक्स नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो फ्लक्स पॉजिटिव लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये तो आउटवर्ड है, तो यहां पर फ्लक्स कितना है, प्लस है। यहां पर कैसा है, इनवर्ड है, तो यहां पर फ्लक्स माइनस है। क्लियर है, बस शर्त यह है कि उसके अंदर कोई चार्ज, क्लियर है, बंद नहीं है। इनवर्ड फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स दोनों इक्वल है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आउटवर्ड होती है तो फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है तो फ्लक्स
कैसा लिया जाता है? नेगेटिव। आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इनवर्ड लाइंस ऑफ फोर्स है तो फ्लक्स को लेते हैं हम कैसे? नेगेटिव। ये बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं गॉस लॉ की और गॉस थ्योरम। गॉस स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। स्टेटमेंट फिर से समझ लो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद है, जैसे ये मैंने कोई चार्ज पार्टिकल ले लिया है और ये इस सरफेस के अंदर बंद कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद हो तो उस सरफेस से होकर के जो टोटल फ्लक्स पास होगा बराबर होता है उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, और उसको डिवाइड कर दो कैसे? एप्सिलॉन नॉट से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू नेट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई द सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस स्टेटमेंट को नोट कर लें आप। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं बच्चों। गॉस स्टेटमेंट ये बोलता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। एनी क्लोज सरफेस शब्द क्यों बोला? एनी वर्ड क्यों लिखा आपने? इसका मतलब ये हो गया कि इस सरफेस की शेप और साइज कैसी भी हो, बशर्त चार्ज उस सरफेस के अंदर बंद है। तो जिस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज बंद है उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स बराबर होगा उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, और उस टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो किससे? एप्सिलॉन नॉट से। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे फाई बराबर, ये सरफेस इंटीग्रेशन का साइन है क्लोज सरफेस का, सरफेस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए। वेक्टर डी ए और ई दोनों वेक्टर है और बीच में डॉट लगाया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है। इसको पढ़ा जाता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दो फॉर क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज निकालो, यहां रख दो और उसको डिवाइड कर दो किससे? एप्सिलॉन नॉट से। ये गॉस स्टेटमेंट है, इसको बार बार समझ लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको बार बार देखो। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। और इस गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और इसका एक एप्लीकेशन लिखने को आएगा मेरे बच्चे। एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की बताएंगे हम, पहले गॉस स्टेटमेंट समझो, फिर से लिख लो इसे, गॉस थ्योरम को लिख लो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखते हैं फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस शब्द क्यों लिखा है आपने? सरफेस का मतलब इसको इंटीग्रेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। सरफेस का मतलब होता है एरिया से, और लाइन इंटीग्रेशन, लाइन का मतलब होता है डिस्टेंस से, लेंथ से। सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ इंटीग्रेट कर दो फॉर क्लोज सरफेस।
इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे वोल्ट इनटू मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट तो हो गई वोल्ट पर मीटर और इसकी मीटर स्क्वायर। तो देखो वोल्ट पर मीटर और इनटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वोल्ट इनटू मीटर। ये बात क्लियर है? फिर से समझ लो इस बात को। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्रेजेंट एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। इस पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए बच्चों। किसी सरफेस से होकर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है उसमें से निकल करके उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जहां पर चार्ज रखा हुआ है उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है, और ना ही इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस का साइज और शेप क्या है। जैसे यहां पर यह सरफेस मैंने स्फेरिकल बना दी है, यह कोई क्लोज सरफेस बनाया, इसका साइज कोई निश्चित तो नहीं है। अगर हम इस चार्ज को यहां पर न रख करके हम बंद करके रखते किसी क्यूबिकल सरफेस के अंदर, किसी क्यूबिकल वेसल के अंदर रख देते हम इस चार्ज को, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, कोई चार्ज क्यूबिकल वेसल के अंदर रखा है तो बंद हो गया ये चारों तरफ से। तो यहां पर इस सरफेस में से होकर के टोटल फ्लक्स जो निकलेगा कितना निकलेगा, इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बशर्त यह है कि चार्ज किसी सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। चाहे वो सरफेस क्यूबिकल वेसल हो, स्फेरिकल सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, या फिर हम इस चार्ज को, इस वाले चार्ज को जरा ध्यान दे दीजिए मेरी बात पर, कोई सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल वेसल है कोई, ये हमने इसके अंदर बंद कर दिया इसको, ये रखा है चार्ज अंदर, तो इस सिलिंड्रिकल वेसल में से भी पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इतना ही होगा। बस शर्त यह है कि चार्ज सरफेस के अंदर बंद होना चाहिए। इसलिए एक लाइन लिखी है यहां पर, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जहां पर ये चार्ज रखा है उसके सराउंडिंग मीडियम क्या है, और ना ही डिपेंड करता है किस पर, उस सरफेस की साइज और इसके शेप पर। इसीलिए लिख दिया है ये बात, फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम इन विच चार्ज इज प्रेजेंट एज वेल एज शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। चार्ज स्फेरिकल सरफेस के अंदर बंद हो, या किसी इरेगुलर सरफेस के अंदर बंद हो, या किसी क्यूबिकल वेसल के अंदर बंद हो, या किसी सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर बंद हो, या कोई किसी कोन के अंदर बंद हो। जैसे कोई कोनिकल वेसल है, सरफेस क्लोज सरफेस है, इसके अंदर बंद है ये चार्ज, ये रखा है, तो इस सरफेस से होकर के पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट को फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, इसी टॉपिक पर ये लाइन अच्छे से देख लो। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से आता है। गॉस स्टेटमेंट फिर से 4 बार देखो, मैं 4 बार बोल चुका हूं बच्चों, आप नोट कर लो इसको। द गॉस लॉ, according to this law, total electric flux passing through any closed surface is equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. Flux phi बराबर surface integration of electric field E dot dA for closed surface is equal to total charge inside the surface divided by epsilon naught. Its unit is volt into meter. It is scalar quantity. Electric flux linked with the surface is independent of medium in which charge is present as well as shape and size of the surface. मैं कई बार बोल चुका हूं बच्चों, अब नहीं बोलूंगा। इस पॉइंट को ठीक से तैयार कर लिया जाए, याद कर लिया जाए। मैं प्रूफ बता रहा हूं इसका। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद हो तो सरफेस में से होकर के निकलने वाला टोटल फ्लक्स
बराबर होगा उस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात का प्रूफ दे रहे हैं। गॉस स्टेटमेंट का डेरिवेशन आता है बच्चों, कोई ताकत नहीं जो रोक ले, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, आप ध्यान से सुने और इसको नोट कर लें। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ बोल रहा हूं। गॉस स्टेटमेंट क्या था? अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद हो तो सरफेस से होकर के पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, इस सरफेस से होकर के पास होने वाला फ्लक्स निकल आएगा। अब इस बात का प्रूफ देखो आप। लेट अस टेक ए स्फेरिकल क्लोज सरफेस ऑफ रेडियस r। हमने कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लिया है जिसकी रेडियस कितनी है? r है। रेडियस कितनी है? r है। ये बात तो क्लियर हो गई। रेगुलर सरफेस बना दिया मैंने। लेट अस टेक ए स्फेरिकल क्लोज्ड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एट द सेंटर ऑफ दिस सरफेस ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड। हमने मान लिया है कि कोई गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर कोई चार्ज q रखा है। तो जरा गौर से देखो, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज q की वजह से इसका जो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल, इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा। इसका मतलब E इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। इस वाले चार्ज के कारण इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा, बराबर होगा। इसके कारण मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहा, मैंने इस तरह दिखा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर लिख दिया मैंने, हियर E इज सेम एट ऑल पॉइंट ऑन द गिवन सरफेस एंड द डायरेक्शन of electric field and area vector are same, that is angle between E and DA is 0। सुनिएगा मेरी बात को, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, क्यों? इस चार्ज पार्टिकल का गॉसियन सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल। और ये कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया इस चार्ज पार्टिकल का जिसकी रेडियस r है। तो ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम ऑन एट ऑल पॉइंट ऑन दिस गॉसियन सरफेस। इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर ही सेम होगा। हमने इस गॉसियन सरफेस पर कोई स्मॉल एलिमेंट्री एरिया ले लिया, ये वाला, ये एरिया ले लिया है जिसका एरिया मैंने कितना लिया है? DA। एंड एरिया की डायरेक्शन जो होती है मेरे बच्चे, किसी भी प्लेन के एरिया की डायरेक्शन प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड होती है, तो इस एलिमेंट्री एरिया की डायरेक्शन इस प्लेन के नॉर्मली ऐसे होगी, और इसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एंगल बिटवीन E एंड DA इज 0। तो यहां पर E और DA के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से, इस वाले एरिया से इस चार्ज पार्टिकल से चलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना पास होगा? इस वाले एरिया से, इस वाले छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इस वाले चार्ज से, इस चार्ज के कारण इस एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, एलिमेंट्री एरिया का ये एरिया कितना माना है मैंने? DA। तो एरिया छोटा सा लिया है DA, तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने क्या ले लिया है? D5। तो गॉस स्टेटमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DA इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का। तो E डॉट DA को लिख सकता हूं E DA cos थीटा कितना है? यहां पर DA और E के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो यहां पर E डॉट DA को मैं क्या लिख सकता हूं? E DA cos 0। नोट कर लो आप, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फ्लक्स पास थ्रू स्मॉल एलिमेंट्री एरिया D5 बराबर E तो कांस्टेंट है, आपने बताया है चार्ज पार्टिकल के कारण उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर E सेम होगा। E कांस्टेंट है, एरिया को इंटीग्रेशन का साइन लगा है और ये DA, तो यहां पर क्या होगा? ये जो सरफेस एरिया है ना, तो ये एरिया कौन सा है?
DA कौन सा वाला एरिया है, इस छोटा सा एरिया, इस वाले स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, d5। तो इस पूरे कंप्लीट पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, गॉस स्टेटमेंट यही तो कह रहा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर क्लोज हो, बंद हो, तो उस सरफेस में से होकर के पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा उस सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, यहां देखिएगा। तो d5 इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री एरिया, क्लियर है। सो द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस, इस कंप्लीट पूरे सरफेस से, इस पूरे कंप्लीट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, इस एलिमेंट्री एरिया से तो d5 है। और इस पूरे सरफेस से देखेंगे तो पूरा सरफेस से एरिया कितना होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स 5 बराबर E, ये मैंने लिख दिया है d है। E ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा, इस वाले पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, फॉर्मूला होता है E का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया स्फेरिकल सरफेस का, इस सरफेस का टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, क्योंकि टोटल फ्लक्स ले रहे हो आप, एलिमेंट्री एरिया से फ्लक्स d5 है, तो पूरे सरफेस से फ्लक्स कितना है 5 इक्वल टू E इंटीग्रेशन का साइन है ये 1 का इंटीग्रेशन एरिया के रिगार्ड में करना है। तो एक्चुअल में टोटल सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहा हूं, तो ये जो एरिया लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा आपको। तो E क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। E की जगह पर तो लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई r², क्योंकि सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है बच्चों। देखो जी सरफेस या स्फेरिकल है, तो टोटल सरफेस एरिया, अरे भाई इस वाले पार्ट का एरिया d है, तो पूरे स्फीयर का एरिया देखेंगे तो टोटल एरिया चाहिए ना मुझे, तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r²। तो ये रहा 4 पाई r²। इस dA की जगह पर टोटल फ्लक्स ले रहा हूं मैं, तो E तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। टोटल फ्लक्स ले रहे हो, तो ये जो एरिया लेना पड़ेगा ना, पूरे सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। सरफेस कैसा है, स्फेरिकल, तो एरिया हो गया 4 पाई r²। ये एरिया उस सरफेस का लेते हैं जिस सरफेस के हर एक पॉइंट पर E सेम हो, तो ये एरिया 4 पाई r² इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो देखो जरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल। अरे भाई 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया। चेक कर लो ठीक से इसे, देखो इस 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो गया, तो क्या यहां से क्या बचा Q/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू A। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत काम की चीज लिखी है बच्चों, ये बहुत ज्यादा काम की चीज लिखी है। ये जो लाइन लिखी है रटनी नहीं है आपको, यहां से मैंने ड्राइव किया है इसको। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू E ड्यू टू पॉइंट चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण है बच्चों, इस पॉइंट चार्ज के कारण है। इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होगा। और ये सरफेस टोटल सरफेस का, क्योंकि टोटल फ्लक्स ले रहे हो तो इस पूरे सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा ना आपको। तो DA की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, सरफेस एरिया इस पूरे सरफेस का, क्लियर है। और सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो इस DA की जगह पर मैं क्या लिखूंगा 4 पाई r²। ये बात क्लियर है। 4 पाई r² से 4 पाई r² कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बचेगा Q/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो एरिया उस प्लेन का लेते हैं मेरे बच्चे, जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली फॉल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने। तो यहां पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसकी यूनिट होती है मेरे बच्चे वोल्ट इंटू मीटर। तो ये लाइन, ये वाली लाइन फिर से मैंने यहाँ नोट कर दिया, देखो ये रही, ये वाला पॉइंट मैंने फिर से नोट कर दिया है। इस
लाइन को जरा ध्यान से देखो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस स्टेटमेंट को मैं कई बार बोल चुका हूं बच्चों, फिर से मेरे शब्द को पकड़ो। टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू ई उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा, और ये एरिया उस सरफेस का लिया है मेरे बच्चे, गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस लिखा है ना। गॉसियन सरफेस उसको बोलेंगे केवल जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली फॉल हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी पहले आपको। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? टोटल नंबर ऑफ, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ये, क्या बेटा? इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ये उस सरफेस पर, उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और ये उस सरफेस का एरिया लेते हैं जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली फॉल हो रहा है, और इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात बोली है मैंने। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस स्टेटमेंट है ये, गॉस स्टेटमेंट फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। इस स्टेटमेंट को जरा आप फिर से देखें, इस इक्वल के साइन से ये वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड, और ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड तो राइट हैंड साइड, और इस इक्वल से इधर वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ कूलम्स लॉ, ये अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, मैंने यही रहा, यहां पर देखो, इफ कूलम्स लॉ इज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r⁵, देन E विल ऑल्सो वेरी इन द सेम रेशियो। अगर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट सुनिएगा जरा ध्यान से, इफ कूलम्स लॉ इज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r⁵, कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? फोर्स के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ जिस तरह से वेरी करेगा उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करेगा। अगर कूलम्स लॉ, इफ कूलम्स लॉ इज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r⁵, देन E विल ऑल्सो वेरी इन सेम रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ 1/r⁵ को फॉलो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रेशियो में वेरी करेगा, ठीक है। बट स्मॉल एरिया इज वेरीज विद r², और एरिया वेरी करता है r² के साथ। तो 1/r³ और इनटू ये r², तो एक r इधर क्या बचेगा? 1/r बचेगा ना यहाँ। और इस वाली साइड पे क्या है? देखो राइट हैंड साइड पर, यहां पर तो r है नहीं, इसका मतलब राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ r है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। तो उस केस में हम गॉस स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा। इसका सेंस ये हो गया, स्टेटमेंट फिर से देख लो, इफ कूलम्स लॉ इज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r⁵, देन E विल ऑल्सो वेरी इन सेम रेशियो, बट द स्मॉल एरिया इज वेरीज विद r²। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस लॉ विल नॉट बी ए क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ r। जरा गौर से देखिएगा फिर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ वेरी करे इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ के, और स्मॉल एरिया डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r², तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड पर 1/r बचेगा, जबकि राइट हैंड साइड क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ r है। उस केस में गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यही लाइन स्टेटमेंट ये लिखा है, फिर से समझ लो इसको ठीक से, इस लाइन को अच्छे से नोट कर लो। इफ कूलम्स लॉ इज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r, देन E विल ऑल्सो वेरी इन सेम रेशियो। इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्स लॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल r³ की है, तो E भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? सेम रेशियो मींस r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बट स्मॉल एरिया वेरीज विद डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ r, विद r² लिखा है। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गॉस लॉ
will not be quantity independent of r, so then Gauss law will not hold good. तो उस केस में गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब E की वैल्यू अगर RQ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, अगर E की वैल्यू R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर की, तो इस केस में ये लेफ्ट हैंड साइड और ये कौन सी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कैसी इंडिपेंडेंट ऑफ R है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इंडिपेंडेंट ऑफ R होना चाहिए। तो यहां पर तो 1/r बचेगा। तो क्या उस केस में गॉस लॉ वैलिड है? गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा इस केस में। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट ऑफ R होना चाहिए, तभी गॉस लॉ लगाया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। सेकंड पॉइंट देखो, इफ ए चार्ज पार्टिकल लाइज आउटसाइड द सरफेस, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के बाहर रखा है, सरफेस के अंदर ना हो बाहर हो, तो सरफेस से होकर के पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ये बात क्लियर हो गई। आपने एक बात बोली थी अभी अभी, इफ ए चार्ज पार्टिकल एनक्लोज्ड with a Gaussian surface, then total flux linked with the surface is equal to total charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद है तो उस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस। Gaussian surface is independent of shape and size of the surface and position of the charge particle। जैसे चार्ज पार्टिकल को मैंने यहां रखा, तब इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस, इस चार्ज को मैंने यहां रख दिया, इस स्फीयर के अंदर क्लोज सरफेस है, तब भी इस वाले सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी शेप बदल दी, मैंने साइज बदल दिया। मैं ये कहता, अगर ये चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर बंद है तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये स्फेरिकल सरफेस बड़ा होता, तो अगर हम इसकी रेडियस बढ़ा दें, तब इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तब भी इतना ही पास होगा फ्लक्स। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के अंदर बंद है, बस सर क्लियर हो गई होगी बात। ये रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर सरफेस है, लेकिन चार्ज सरफेस के अंदर बंद है, चार्ज किसी सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर बंद है, हर एक केस में टोटल फ्लक्स कितना पास होगा क्लोज सरफेस से? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लिख दिया है। इफ द चार्ज इज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, सरफेस चाहे क्यूबिकल हो, स्फेरिकल हो, इर्रेगुलर सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, कॉनिकल वेसल, कैसा भी हो, बशर्ते चार्ज उसके अंदर बंद होना चाहिए, देन टोटल फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस फॉर द पास थ्रू द ऑल सरफेस, हर एक सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में क्या इस सरफेस का साइज आ रहा है? क्या ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि क्यूबिकल वेसल है ये, या स्फेरिकल वेसल है, या सिलिंड्रिकल वेसल है? क्लियर हो गई होगी ये बात मेरी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा ध्यान से देखें आप। इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका। सुनो जरा ध्यान से, पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, ये कोई क्यूबिकल वेसल है, बहुत ध्यान से देखना, और इस पॉइंट को आप अपने पेपर पर मेरे साथ साथ फिगर बना लो। फिगर बनाइए आप ये। If a charge particle Q is kept at the center of cubical vessel, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर रखा हुआ है ये, if a charge particle Q is placed at the center of cubical vessel, then total flux linked with the cube, total flux linked with the cube is equal to Q upon epsilon naught।
इस क्यूब से होकर के टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर रखा हो, क्यूबिकल वेसल में 6 फेसेस होते हैं, तो इस क्यूब से होकर के पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स है ये, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर रखा हुआ हो तो इस क्यूबिकल वेसल से होकर के टोटल फ्लक्स जो पास होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर नोट कर दीजिएगा मेरे साथ साथ, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज गिवन बाय द रिलेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यूबिकल वेसल में 6 फेसेज हैं, टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। विद ईच फेस ऑफ द क्यूब 6 फेसेज हैं, टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेस से कितना पास होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर नोट करते हैं विद ईच फेस ऑफ द क्यूब, विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। नोट करो आप इस बात को। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर रखा है तो इस क्यूब से होकर के टोटल पास होने वाला फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स विल पास Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट लिखा है, नोट कर लीजिएगा। इफ ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये फिगर नोट कर लेना। नोट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा ध्यान से। अगला पॉइंट देखो, सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूं। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is placed at the center of one edge of the cube, then total flux linked with the cube will be Q upon 2 epsilon naught, and with each face of the cube the flux linked with each face of the cube will be Q upon 10 epsilon naught। कैसे, ये देखो जरा ध्यान से, ये फिगर बनाइए आप। ये कोई क्यूबिकल वेसल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सेकंड फिगर बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट बोल रहा हूं। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस के सेंटर पर है। जैसे क्यूबिकल वेसल तो देखा है, ये क्यूबिकल वेसल मान लो, इसको क्यूबिकल वेसल मान लो आप इसको। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर रखा है, तो सेंटर तो समझ गए होंगे, इसके अंदर सेंटर पर रखा है, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा क्यूब से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ क्यूब, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस से कितना पास होगा, विद ईच फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स लिंक्ड विल बी Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से। अब सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट मींस ये वाला पॉइंट बोल रहा हूं मैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के एक फेस के सेंटर पर है, जैसे यहां पर है, इस जगह पर क्यूबिकल वेसल का एक फेस और एक फेस के सेंटर पर है यहां, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से एक फेस का जो सेंटर है इसके ऊपर एक Q और रख दो। ये यहां पर है चार्ज पार्टिकल, कंप्लीट ये से रख दिया तो बंद हो गया ये। तो टोटल फ्लक्स इसमें कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस के सेंटर पर है तो कितना हो गया, आधा फ्लक्स ऊपर खत्म। भाई ये वाला फेस रख दिया तो ये वाला फेस खत्म हो गया। तो इस वाले फेस पर एक पार्टिकल रखा है, तो इस क्यूब के अंदर कितने फेस बचे, इस फेस पर तो चार्ज पार्टिकल रख दिया। तो जिस फेस पर पार्टिकल रखा हुआ है उस फेस से पास होने वाला फ्लक्स 0। और इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस क्यूब के अंदर कितने फेसेस बचे, 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5।
इस क्यूब के अंदर जो फ्लक्स होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल का हाफ, क्योंकि अगर ये पार्टिकल यहां रखा है और एक क्यूब इसके ऊपर रख दें तो इसके अंदर टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल फ्लक्स, यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, एक तरह से ये मान लो क्यू का सेंटर बन गया, वो टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट था। अब मैंने इस वाले पार्ट को हटा दिया और यहां पर कोई चार्ज रख दिया, तो इस वाले क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना होगा? टोटल का आधा। तो टोटल कितना था? Q/एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस का सेंटर है यहां पर, तो इस क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना बचा? आधा फ्लक्स ऊपर वाला हट गया भाई, टोटल फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट था। अब इस वाले हिस्से को मैंने हटा दिया, तो इसमें कितना बचेगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से, जिस फेस पर पार्टिकल रखा है उस फेस से 0। अब कितने फेस बचे? 5 फेस हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और इन पांचों फेसों में से पास होने वाला फ्लक्स कितना है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? चार्ज पार्टिकल की क्यूबिकल वेसल के एक फेस के सेंटर पर है, तो यहां से इस वाले पार्टिकल से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विल बी Q/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला फ्लक्स कितने फेसेस के शेयर में आएगा? क्योंकि एक फेस जिस पर चार्ज पार्टिकल रखा है उस फेस से पास होने वाला फ्लक्स 0, और ये टोटल फ्लक्स है क्यूब के अंदर। अब कितने फेस बचे? 5। तो ये टोटल फ्लक्स 5 फेसों का शेयर है ये, तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा? इसका 1/5। तो विद ईच फेस ऑफ द क्यूब Q/10 एप्सिलॉन नॉट। विद ईच फेस, एक फेस के शेयर में आएगा कितना? Q/10 एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल फ्लक्स है क्यूब के अंदर। टोटल फ्लक्स में कितने फेसेस हैं? 5 फेसेस, क्योंकि एक फेस पर, जिस पर चार्ज पार्टिकल रखा है उस फेस से फ्लक्स 0। इफ ए चार्ज पार्टिकल, नोट कर लीजिएगा आप, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is placed at the center of one face of the cube, then total flux linked with the cube will be Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक फेस का शेयर कितना बचेगा? क्योंकि ये 5 फेसेस का फ्लक्स है, तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा? एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स विल बी Q/10 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लिया? ये इस पॉइंट को नोट कर लो बच्चों ठीक से, हटा दें से। अगला पॉइंट देखिएगा, इफ ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब। क्यूबिकल वेसल ये रहा, इसका वन एज, एक एज ये वाला, इस एज के सेंटर पर हो यहां पर, तो मेरे ख्याल से ये टोटल फ्लक्स का कितना है? 1/4 है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्यूबिकल वेसल के एक एज के सेंटर पर हो यहां पर, तो देखो इस तरह के 4 क्यूब रखो यहां पर, 1 2, अभी बंद नहीं हुआ ना, एक इधर रख दो और एक इधर रख दो, एक यहां पर ऐसे और एक क्यूब यहां पर, तो ये पार्टिकल कहां पर हो जाएगा? सेंटर पर। सेंटर पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के सेंटर पर है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट। एक फेस के सेंटर पर है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और एक एज के सेंटर पर है, तो एक एज के सेंटर पर चार्ज पार्टिकल रखा है, तो इस क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पार्टिकल एक एज पर है, तो इस एज पर जो चार्ज पार्टिकल है, इस एज को 2 फेस मिल रहे हैं, देखो एक फेस ये और एक फेस ये, तो इस फेस से फ्लक्स 0, इस फेस से फ्लक्स 0। चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, तो इस क्यूबिकल वेसल के अंदर टोटल फ्लक्स कितना है? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। इस फेस से 0 और इस फेस से 0, तो कितने फेस बचे? 4। एज के सेंटर पर चार्ज है, क्यूबिकल वेसल के अंदर टोटल फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट, 2 फेस कैंसिल हो गए, कितने बचे? 4 फेस बचे, तो एक फेस का शेयर कितना हो गया? Q/4 का 1/4 कर दो, तो Q/16 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के किसी एज के सेंटर पर है, तो उस क्यूब में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब द फ्लक्स विल बी Q/16 एप्सिलॉन नॉट। नोट करो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट करो, फिगर ये बना लो इसका।
फिर से बोल रहा हूं मैं, ये कोई क्यूबिकल वेसल है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल का एक एज बोलते हैं इसको, और एक एज का सेंटर है ये वाला, तो एक एज के सेंटर पर है यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल, ये कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पर, तो इस क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स होगा कितना, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब इज इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स है क्यूब के अंदर, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, अब जिस एज के सेंटर पर चार्ज है, तो इस एज पर, इस वाले एज पर क्यूबिकल वेसल के दो फेस मिल रहे हैं, एक तो फेस ये और एक फेस ये, दो फेस, इन दो फेसेस से फ्लक्स जीरो, तो कितने फेस बचे अब 4, और 4 फेसों में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस का शेयर कितना होगा इसका 1/4, तो फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स विल बी Q/ इसका 1/4 कर रहा हूं, Q/16 एप्सिलॉन नॉट विद ईच फेस ऑफ द क्यूब, लिख दो यहां पर विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। क्लियर है, ये फिगर बना लो, ये पॉइंट लिख लो। इफ ए पॉइंट चार्ज Q, ये रहा, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन एज ऑफ क्यूब, इस क्यूबिकल वेसल के एक एज के सेंटर पर रखा है चार्ज यहां पर, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब विल बी Q/4 एप्सिलॉन नॉट, 4 फेस बचेंगे रिमेनिंग, एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब द फ्लक्स विल बी Q/16 एप्सिलॉन नॉट, और फिगर ये नोट कर दो, इसके लिए फिगर ये नोट कर दो ये वाला, और ये पॉइंट लिख दो, नोट कर दिया। अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूबिकल वेसल के एक कॉर्नर पर है बच्चों, क्यूबिकल वेसल ये रहा, और एक कॉर्नर पर, यहां पर एक कॉर्नर, तो यही हो गया ना, तो ये कॉर्नर मेरे ख्याल से इस टोटल क्यूब का 1/8 पार्ट है, ये यहां पर एक कॉर्नर मेरे ख्याल से इस क्यूबिकल वेसल का 8वां हिस्सा है। क्यूबिकल वेसल में काउंट कर लो, 8 कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यूबिकल वेसल के किसी एक कॉर्नर पर है, तो इस क्यूब से होकर के पास होने वाला टोटल फ्लक्स Q/8 एप्सिलॉन नॉट होगा। एक कॉर्नर पर है यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल, तो टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ इसमें से 1/8 पार्ट होगा टोटल का। टोटल फ्लक्स विल बी Q/8 एप्सिलॉन नॉट। If a charge particle Q is placed at the one corner of cube, then total flux linked with the cube will be Q/8 epsilon naught. Total flux है ये टोटल। अब जरा गौर से देखो, जिस कॉर्नर पर चार्ज पार्टिकल रखा है उस कॉर्नर पर क्यूबिकल वेसल के 3 फेस मिल रहे हैं। देखो, एक फेस, दूसरा और ये तीसरा, 3 फेस यहां पर जॉइंट है इस जगह पर। इस कॉर्नर पर देखो, जहां पर ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर 3 फेस जॉइंट हो रहे हैं। एक फेस तो ये, एक फेस ये और एक फेस ये इस कॉर्नर पर। तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस फेस से फ्लक्स 0, इस फेस से 0 और इस फेस से 0, और टोटल फ्लक्स कितना है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। 3 फेसेस से तो 0 हो गया। अब कितने फेस बचे? 3, और टोटल फ्लक्स उन 3 फेसेस से कितना पास हो रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो बचे हुए 3 फेसों से पास हो रहा है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस के हिस्से में कितना आएगा इसका 1/3। तो एक फेस से पास होगा इसका 1/3 करेंगे तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट विद ईच फेस ऑफ द क्यूब, विद ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस।
नोट कर लो इस पॉइंट को, यहां पर मैंने नोट कर दिया है, आप नोट कर लें इसको। इफ ए पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर ऑफ क्यूब देन फ्लक्स लिंक विद द क्यूब विल बी q/8 एप्सिलॉन नॉट एंड विद ईच फेस ऑफ द क्यूब फ्लक्स विल बी q/24 एप्सिलॉन नॉट। और ये फिगर बना दीजिएगा, ये वाला बना देंगे, बना दिया, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ये 3 क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं और तीनों क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों। पहले फिगर बना लो आप इन तीनों की। फर्स्ट फिगर बनाओ, ये कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर तो देखा है ना, अरे आधा गोला, कोई एप्पल ले लो आधा काट दो, तो ये तो हो गया उसका कर्व सरफेस। स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है सरफेस का, ये स्फीयर है, इसका टोटल स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया होता है 4πr²। क्लियर है। अब इसको हम आधा कर दें यहां से ऐसे, तो ये हेमिस्फीयर ऐसा ही तो बनेगा। तो इसका कर्व सरफेस कौन सा हुआ, ये पूरे सरफेस का एरिया कितना है 4πr²। तो इस वाले सरफेस का कितना होगा, इस वाले सरफेस का एरिया 2πr²। क्लियर है। और इस बेस का एरिया कितना होगा बच्चों, ये बेस तो एक तरह से डिस्क बन जाएगी ना इस तरह से, ये तो कर्व सरफेस हो गया, ये वाला तो डिस्क बन गया एक तरह से ऐसे। तो इस बेस का एरिया कितना हो गया πr²। इस बेस का एरिया πr² होगा और इसका होगा आधा स्फीयर, क्योंकि पूरा कर्व सरफेस का होता है 4πr²। और हाफ कर्व सरफेस का कितना हो गया, इसका आधा कर दो, तो इस वाले पार्ट का एरिया हो गया 2πr²। और इस वाले पार्ट का, इस प्लेन फेस का, हेमिस्फीयर का जो बेस है उसका एरिया होगा πr²। If a hemisphere is kept in uniform electric field and field is parallel to its base, here E is parallel to base। इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हैं ये E इस बेस के पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बेस के पैरेलल है, इस वाले बेस के पैरेलल है, इस बेस के, और बेस के जब पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी प्लेन के पैरेलल हो तब उस फेस से, उस वाले प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स 0 होता है। तो इस बेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया बाप, ये तो, अरे बेटे इस बेस से पास होने वाला फ्लक्स 0। अब इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले आधे हिस्से में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड हैं, और इस वाले आधे पार्ट में से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड हैं। तो जितना इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहां पर, उतना ही यहां पर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव लेते हैं। तो जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड है। यहां पर फ्लक्स जितना पॉजिटिव होगा, यहां पर उतना ही फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस वाले आधे भाग में, इस वाले आधे भाग में जितना फ्लक्स माइनस है उतना ही इस वाले आधे भाग में प्लस है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना हो गया, 0। और इस वाले फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसलिए 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के पैरेलल है। सेकंड पॉइंट देखो, इफ ए हेमिस्फीयर इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इज नॉर्मल टू बेस। फिगर देखो, इस बेस के नॉर्मली है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बेस के नॉर्मली है। इस वाले फेस का एरिया कितना है, इस वाले का बेस का एरिया होगा πr², और इस कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा 2πr²। जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले फेस से कैसी हैं, आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड फील्ड लाइन है, ये आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव और इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो इस वाले पार्ट में इनवर्ड फ्लक्स कितना है, इस वाले हिस्से में माइनस है, एरिया इसका कितना है πr², और इनवर्ड फील्ड E, ये तो इनवर्ड फ्लक्स हो गया, और इसमें से कितना हो गया आउटवर्ड फ्लक्स, इसका एरिया कितना है 2πr² इंटू E। आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव है, इनवर्ड फ्लक्स नेगेटिव है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस πr²E। ये क्लियर है, फिगर बना लो, और क्वेश्चन का रिजल्ट ये रहा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ए हेमिस्फीयर इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली नॉर्मल टू कर्व सरफेस। ये नोट कर लो,
इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? रेडियल। रेडियल का मतलब ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग द रेडियस है, एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियस। ऐसा इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके सेंटर से आ रहा है एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियस, एलोंग द रेडियस। इसलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं हम रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू कर्व सरफेस एंड पैरेलल टू बेस। जरा गौर से देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बेस के पैरेलल है, इस बेस के पैरेलल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कर्व सरफेस के नॉर्मली है, कर्व सरफेस के नॉर्मली है, कर्व सरफेस के नॉर्मली है, कर्व सरफेस के नॉर्मली है। तो इस बेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया? जीरो। इस बेस से तो जीरो फ्लक्स पास हो गया। ये फ्लक्स कैसा होगा? आउटवर्ड है। कर्व सरफेस से फ्लक्स कैसा हो गया? प्लस, प्लस कितना? 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस का एरिया और इंटू ई। इसे और इसे ऐड कर दो तो ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर और सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल है, ये सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर है, कॉनिकल सरफेस है ये वेसल कैसा? कॉनिकल वेसल है, कॉनिकल वेसल के बेस के सेंटर पर है ये चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर पर हो या कॉनिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर हो या सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर हो या कॉनिकल वेसल के बेस के सेंटर पर हो, यहां पर चार्ज पार्टिकल कहां है? हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर पर है। यहां पर चार्ज पार्टिकल सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर है, और यहां पर चार्ज पार्टिकल किसी कॉनिकल वेसल के बेस के सेंटर पर है। तो जरा इस फिगर को कंप्लीट करना बच्चों। ये चार्ज पार्टिकल यहां है, एक इस हेमिस्फीयर को कंप्लीट स्फीयर बना दो। अगर ये स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर होता, ये चार्ज पार्टिकल स्फीयर है और इसके सेंटर पर होता, तो टोटल फ्लक्स कितना होता है इसका? टोटल फ्लक्स कितना होता है इसका? टोटल फ्लक्स इसका कितना होता इस वाले चार्ज पार्टिकल का? ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। टोटल फ्लक्स कितना होता है इसका? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हेमिस्फीयर आधा है यहां पर रखा है, तो इस वाले स्फीयर के अंदर कितना होगा भाई? टोटल फ्लक्स तो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस वाले हेमिस्फीयर में होकर के कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई टोटल फ्लक्स तो होता कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब तो ये चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल इस आधे स्फीयर में जाएगा ना, इधर जाएगा ना, केवल इधर। टोटल फ्लक्स कितना होता? अगर कंप्लीट होता ये, तो टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर पर है, तो इस हेमिस्फीयर के अंदर होकर के पास होने वाला फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिगर बना लो और इसको नोट कर लो। सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर है, यहां पर। इस पर एक सिलिंड्रिकल वेसल और बना दो ऊपर ऐसे, ये वाला, ये लो। अब इसका टोटल फ्लक्स कितना हो गया पूरे सिलेंडर में होकर के? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऊपर से आधा हटा दो तो इस सिलेंडर के अंदर नीचे कितना बचेगा इसका इधर किधर आएगा? कितना आएगा? इस वेसल के अंदर का फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स लेते अगर ऊपर और बना दो तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हेमिस किसके? सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर है यहां पर चार्ज पार्टिकल, तो इस वेसल के अंदर का फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉनिकल वेसल के बेस के सेंटर पर है ये चार्ज पार्टिकल, तो इस चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर, इस कोन के अंदर फ्लक्स कितना होगा? आधा होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से सुनिएगा मेरी बात को, यही क्वेश्चन बोल रहा हूं, यही तीनों क्वेश्चन बोल रहा हूं। देखो जरा गौर से, अगर चार्ज पार्टिकल ये हेमिस्फीयर है, या गौर से देखना, अगर चार्ज पार्टिकल यहां रखा है, यहां पर
तो इस चार्ज पार्टिकल का टोटल फ्लक्स इस हेमिस्फीयर में कितना होगा, क्यों बेस का सेंटर नहीं है, बेस से ऊपर हटा करके रख दिया मैंने यहां पर, तो इसका टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन, टोटल फ्लक्स इसका होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस चार्ज पार्टिकल को बेस के सेंटर पर रख दिया यहां पर, तो इस हेमिस्फीयर में होकर के पास होने वाला, क्योंकि आधा पार्ट ये वाला, ये नीचे वाला पार्ट हट गया, केवल इसके अंदर अंदर चाहिए मुझे, तो टोटल फ्लक्स इसके अंदर कितना होगा, इस वाले हेमिस्फीयर के अंदर टोटल फ्लक्स होगा जब बेस के सेंटर पर होगा तब Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेस के सेंटर से ऊपर हटा करके रख दिया तब इस हेमिस्फीयर में टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इस फिगर को देखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर है, यहां पर है, तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं ओपन माउथ के सेंटर पर रख दूं यहां पर, इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा मेरे बच्चे, इसके अंदर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगे, इसमें टोटल फ्लक्स ये होगा। और यहां पर रख देंगे तो इस सिलेंडर के अंदर टोटल फ्लक्स क्या होगा, ये वाला होगा, केवल ये वाली से ये वाली अंदर, इसके अंदर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका ठीक आधा। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल को हमने कॉनिकल वेसल के अंदर रख दिया, जरा ध्यान से देखिएगा, इस कॉनिकल वेसल के अंदर रख दिया यहां पर, इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसका टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि यहां पर ऑल पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगे, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन होंगे, इसका टोटल फ्लक्स इतना होगा। और चार्ज पार्टिकल यहां पर बेस के सेंटर पर रखा है तो इस कॉनिकल वेसल के अंदर फ्लक्स जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला, इसके ये वाला पार्ट हट गया, ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट हट गया, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होता जैसे यहां पर है, इसका टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बेस के सेंटर पर है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा गौर से देख लो फिर से फिगर, हेमिस्फीयर के बेस के सेंटर पर है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिलिंड्रिकल वेसल के ओपन माउथ के सेंटर पर है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोनिकल वेसल के बेस के सेंटर पर है तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इस चार्ज को हम इसके अंदर यहां रख देंगे तब फ्लक्स कितना होगा, तब होगा, इस केस में होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस केस में होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज पार्टिकल मैंने यहां रख दिया, इस केस में कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर है तब होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको अंदर रख दिया, इस केस में कितना फ्लक्स होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां रख दिया तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कई बार बोल दिया मैंने, इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों, तब तक इस वीडियो को एक बार दो बार देखें और इसको नोट कर लें। गॉस स्टेटमेंट पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन निश्चित आएगा, डेफिनेटली।